लखनऊ विश्वविद्यालय में हम सब लोगों के सहपाठी आदरणीय श्री ब्रजेश जी, आशीष भैया ने कहा कि बहुत सरल सहज, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, जनसुलभ भी हैं, लेकिन जहां गर्म होने की जरूरत पड़ती है वहां गर्म होने में भी सहयोग नहीं करते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी सरकार पे प्रहार होता है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, ब्रजेश जी का एक वो रूप देखने में मिलता है। श्रद्धेय क्षेत्र प्रचारक श्री अनिल जी, आदरणीय प्रांत प्रचारक श्री कौशल जी, श्री कामेश्वर जी, आदरणीय महेश जी, और हम सभी लोगों की प्रेरणा स्रोत जिनके कारण हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हैं और एक महाअभियान की तैयारी में यहाँ आए हुए हैं कि इस इतने बड़े कार्यक्रम का कुशल संचालन किस तरह से हो, कोई कमी न रह जाए, और जिनका मार्गदर्शन मुझे सन 86 से मिल रहा है, जब से वो जिला प्रचारक होकर के प्रतापगढ़ आए थे। हम सबके आदरणीय आशीष भैया, आदरणीय संजय जी, एमएलसी सदस्य विधान परिषद आदरणीय यशवंत भाई, आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, उत्तराखंड के विधायक भाई राजेश जी शुक्ला, आदरणीय नागेंद्र जी, श्री विनय वर्मा जी, विधायक शोहरतगढ़, और संक्षेप में कहें तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन परिवार के सभी हमारे सम्मानित सदस्य, सभी बहनें, सभी भाई, सभी लोगों का अभिवादन है, अभिनंदन है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शुरुआती दिनों में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर करके आशीष भैया ने काम शुरू किया, और हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। अनाथ बच्चे, निराश्रित बच्चे किस तरह से देश के सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बने, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना आए, इस ओर सदैव प्रयास रहा है। और उस क्रम में अनेक चिकित्सालय, छात्रावास, यहां तक कि अब एक कॉलेज की भी भव्य स्थापना हो चुकी है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि कभी भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन का लक्ष्य धनार्जन नहीं रहा। एक सज्जन है जिन्होंने चर्चा करी कि साहब एनजीओ कर दिया जाए, एनजीओ से पैसा आएगा, तो आशीष भैया ने उसी समय उत्तर दिया था कि हम पवित्र धन से अपने बच्चों का जो छात्रावास में है उनका लालन पालन करना चाहते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है कि एनजीओ की जो छवि है बहुत अच्छी नहीं है। तो इस क्रम में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, जो कि असली संरक्षक हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, इसी क्रम में दुर्गा नाटक का मंचन हुआ। श्री शेखर सेन जी, जिन्होंने तुलसीदास जी पे तुलसी कार्यक्रम किया, स्वामी विवेकानंद पे कार्यक्रम हुए, कबीर पे कार्यक्रम हुए, चाणक्य पे कार्यक्रम हुए। जहां एक और संसाधन जुटाना था, वहीं दूसरी ओर यह भी लक्ष्य था कि हम अपने महान गौरवशाली अतीत से परिचित हों, और न सिर्फ परिचित हों बल्कि उस अतीत को अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को हम परिचित कराएं। जैसा कि अभी आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी ने कहा कि 14 फरवरी एक वैलेंटाइंस डे का फैशन हो गया है, जबकि कोई उसका महत्व नहीं है, लेकिन भेड़ चाल में कई नौजवान उसमें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिले जिले में मोमबत्तियां जलाई गई हैं पुलवामा के लिए।
और ये कार्यक्रम मात्र जानता राजा के निमित्त ही नहीं हो रहा है, बल्कि एक परिवार के लोग, एक विचारधारा के लोग, एक सोच के लोग, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम सभी का लक्ष्य है कि इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। नवनीत जी सहगल भी बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, देख नहीं सका आपको, आपका भी अभिवादन है, कामेश्वर जी आपका भी। तो इस क्रम में भारत की एक महायात्रा हो रही है साधारण से असाधारण की ओर। भारत कभी साधारण नहीं रहा, लेकिन हाँ, वैश्विक पटल पे हमारी कोई गिनती नहीं थी, हमारा कोई महत्व नहीं था। और बहुत पहले की बात नहीं है कि पिछड़े देशों में पहला नाम भारत का आता था, या सांपों सफेरों का देश, ऐसा यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका में कहा जाता था। तो साधारण से असाधारण की जो यात्रा है, ये सिर्फ भौतिक ही न रहे, विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जहां 4 लेन है वहां 8 लेन बन रहे हैं, 4G की जगह 5G आ रहा है, ये सब भौतिकता हो गई। लेकिन भौतिकता के साथ साथ हमारी मानसिक उन्नति भी हो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी चले, इस निमित्त ये कार्यक्रम। और छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि परिवार में बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाल्यकाल से ही जब से होश संभाला है, एक अनुभूति होती, चाहे वो जब पूजा पे बैठे या कहीं बैठे, कि पूर्व जन्म में, किसी एक जन्म में महाराज के एक छोटे से सिपाही हम भी रहे होंगे। और बचपन से अम्मा रोज शिवाजी महाराज की अमर चित्र कथा की कॉमिक थी, वो सुनाती थी और उसके बाद ही हम सोते थे, ये नियम था। और आज सिंहगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़, राजगढ़, कितने किले हैं महाराज के, सब तो नहीं जा सके हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि तीर्थ की भावना लेकर के वहां जाए, वहां की मिट्टी ले आते हैं। और अपने सिराने शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, नित्य गंगा जल से स्नान कराते हैं, नित्य पुष्पांजलि करते हैं। और तो ये एक महाराज के विषय में बड़ा जीवंत चित्रण इसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक बात हम ये भी बताना चाहेंगे जो उस महानाट्य में आपको नहीं बताई जाएगी, या उसकी चर्चा नहीं है। किस व्यक्ति का चयन किस काम के लिए किया जाए, ये गुण महाराज में बहुत अच्छे। बाजी पासलकर, बाजी प्रभु देश पांडे, नेताजी पालकर, जीवा महाला, अनेक ऐसे लोग। देखिए, टीम मजबूत होगी तभी महान लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो एक चंद्रराव मोरे थे, जावली छोटी सी एक रियासत थी, वहां के राजा थे चंद्रराव मोरे, जो महाराज के विपक्षी थे, शत्रु थे। उनसे जब युद्ध हुआ तो वो पराजित हुए, मारे गए, पूरी सेना उनकी चंद्रराव मोरे की मार दी गई। लेकिन एक सैनिक उसने, वो बराबर लड़ता रहा। तो महाराज ने कहा कि ये आदमी मुझको जीवित चाहिए, इसको मारना नहीं। और खड़े होकर पूरे युद्ध कौशल देखते रहे उनका। अंत में उनको जाल फेंक करके पकड़ा गया। और उस महान व्यक्ति का नाम है बाजी प्रभु देश पांडे। फिर उनको पकड़ के जब महाराज के सामने लाया गया तो पूरी रात महाराज ने कहा कि तुम कहां ये छोटी मोटी रियासतों के और आपसी झगड़े में पड़े हुए, हमको स्वतंत्र हिंदवी राष्ट्र की स्थापना करनी है, उस महान लक्ष्य के निमित्त अपनी ऊर्जा, अपने बल, अपने संसाधन का प्रयोग करना है। और फिर यही बाजी प्रभु देश पांडे, जब पुरंदर पे घेरा पड़ा और महाराज को निकलना पड़ा वहां से, और फौज पीछे थी, दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी, पावनखिंड एक स्थान पड़ता है, घाटी है, विशालगढ़ महाराज को पहुंचना था। तो बाजी प्रभु देश पांडे ने कहा कि महाराज आप जाइए, मेरे जीते जी शत्रु इस घाटी को पार नहीं कर सकता है, और जब तक आप विशालगढ़ पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। बस एक काम करिएगा कि वहां जाकर के तोप चलवा दीजिएगा, तो हमको जानकारी हो जाएगी कि हमारे स्वामी सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए। इस तरह के लोग, इस तरह के समर्पित लोग एक बड़े महान लक्ष्य के लिए लड़े। समय समय पे बहुत से बहादुर राजा हुए हैं भारत में, सबने लड़ाइयां लड़ी हैं, वीरता के कई उदाहरण हैं। लेकिन जिस पावन पवित्र लक्ष्य को लेकर के शिवाजी महाराज
कोई राजवंश के नहीं थे, रियासत उनको विरासत में नहीं मिली थी, किसी राजा के पुत्र नहीं थे, और वो राजा बनना भी नहीं चाहते थे। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। समर्थ गुरु रामदास जी ने आदेश दिया, जनता ने आग्रह किया, तब बड़ी मजबूरी में उन्होंने अपना राज तिलक कराया और तब सिंहासनीधीश्वर और छत्रपति कहलाए। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि भारत में मुगल साम्राज्य है और जब तक आप राजा नहीं होंगे तब तक राजा तो वही माना जाएगा। अब उस समय के भारत के भूगोल की भी हम एक संक्षिप्त दर्शन कर लें। एक तरफ मुगल, बीजापुर की आदिल शाही, हैदराबाद की निजाम शाही, बीदर और बरार ये दो अन्य जो है आक्रांताओं के रियासतें, इनसे सबसे घिरे हुए। और किन परिस्थितियों में उन्होंने सेना खड़ी करी और 16 वर्ष की आयु में पहला किला महाराज ने जीता। और यही नहीं, कई ऐसी चीजें उन्होंने करी जिनको आज के आदर्श लोकतंत्र में, आदर्श राष्ट्र में उनको कोई भी अच्छा शासक होगा तो उसको करना चाहिए। आज हम लोग सुनते हैं कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को देती है सरकार, उस समय उन्होंने पूरे भूलेख सुधरवाए। उन्होंने कहा कि लगान जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, जमीन की स्थिति कैसी है, उसकी उपज कितनी है, उस हिसाब से इनसे लगान दिया जाए। और प्राकृतिक आपदा आने पर लगान की पूरी माफी थी। और इतना ही नहीं, किसान अगर अपनी फसल को नहीं बेच सकता था तो महाराज की तरफ से रियासत उसको राज्य खरीदता था निर्धारित मूल्य पे। पहले शासक ऐसे हुए जैसे कि इसमें भी बताया गया है, प्रथम नौसेना की स्थापना की गई। मस्कट से, ओमान से, मिडिल ईस्ट से लोग आते थे, यहाँ पर मारकाट करते थे, यहाँ से लूट करके माले गनीमत के तौर पर बहुत कुछ ले जाया करते थे। उसमें महिलाएं भी होती थी, लड़कियां होती थी। ऐसे ही लड़कियों से, महिलाओं से भरे एक जहाज को अपनी नौसेना भेज करके मस्कट से उन बच्चियों को सुरक्षित वापस मंगवाया। ये बहुत बड़ा काम था उस समय। महाराज के शासन में गौवध पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। अब आप कहेंगे कि कोई भी हिंदू राजा होगा गौवध नहीं कराएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, चारों तरफ से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ महाराज का छोटा सा राज्य, बाद में बहुत बड़ा हुआ, गौवध पे मृत्युदंड था। पहले शासक ऐसे हुए जिन्होंने गुलामी प्रथा समाप्त करी। गुलामी बंद, पहले आदमी और औरतें दोनों खरीदे बेचे जाते थे, सब लोग जाते थे। तो पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने गुलामी प्रथा को बंद किया। गनीमी काबा एक शब्द है मराठी में, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसके जनक महाराज थे। समर्थ गुरु रामदास के मार्गदर्शन में उन्होंने स्वतंत्र हिंदवी राष्ट्र की स्थापना करी, एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना करी। और हम सभी लोग, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे अन्य किसी व्यवसाय में हो, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि महाराज के जीवनी को, उनके आदर्शों को हम जन जन तक पहुंचाएं। और इस निमित्त जब शुरू में हम लोगों ने पुणे में जाकर के भैया हम लोग देखे तो इतना भव्य ये कार्यक्रम था। जब हम लोग गए देखने, इच्छा तो बहुत हुई कि लखनऊ में कराया जाए, लेकिन उस समय हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कराएं कैसे, इतना संसाधन, इतनी तैयारी। तो किसी तरह हम लोगों ने कहा, आदरणीय महाराज जी, योगी जी महाराज ने भी पूरा करा, आदरणीय ब्रजेश जी का भी पूरा रहा, और जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजन के लिए पूरा तय किया गया। अब हम सभी लोगों को इसमें पूरी ऊर्जा के साथ डट जाना है। और डट सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि ये कार्यक्रम से देव प्रेम सेवा मिशन को लाभ हो, बल्कि दूसरा है कि आज भारत का नौजवान, हमारा हर बेटा बेटी इसको आकर के देखे, इस महानाट्य से प्रेरणा ले। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत की
असाधारण की ओर जो यात्रा है वो आरंभ हो रही है। तो उस यात्रा में हम सभी लोग सहभागी बने, इन्हीं शब्दों के साथ दिव्य प्रेम सेवा मिशन परिवार के सभी कर्मयोगी साथी, आप सभी का अभिवादन है। और आज एक और प्रथम बार, आज पहली बार सभाध्यक्ष बनने का अवसर जो संजय जी ने दिया, उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 20 वर्ष की राजनीति में, विधानसभा में आज पहली बार ये सौभाग्य मिला, इसके लिए भी आपको हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।